जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 15 अक्टूबर से शुरू होगा सिवनी रोड पर टोल टैक्स। बस ट्रक ऑपरेटर सहित कांग्रेसियों ने विरोध की दी चेतावनी। छात्रवृत्ति की मांग पर एनएसयूआई और छात्रों ने महाविद्यालय के गेट पर की तालाबंदी। प्रशासन की दखल पर समाप्त हुआ धरना। गोंगला स्कूल के हेडमास्टर के बिगड़े बोल, शिक्षकों और अधिकारियों पर की कथित टिप्पणी। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर हिंदूवादी संगठन और प्रशासन फिर दिख रहे आमने सामने। कुंड और नदी में विसर्जन को लेकर अलग अलग बनी हुई राय। लालबरा तहसील की दूसरी लाइफलाइन सर्राटी नहर जीर्णोद्धार की मांग को लेकर किसान हुए एकजुट, आंदोलन की दी चेतावनी। बालाघाट स्टेशन पर देवदूत बना आरपीएफ का जवान, ट्रेन की चपेट में आने से पहले ही महिला को सुरक्षित बचाया। विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर मंगलवार को जनपद पंचायत के सभागृह में प्रशासकीय सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों के द्वारा विभिन्न प्रस्तावों पर अपनी बात रखी गई। इस बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधि सरकारी योजनाओं की धीमी प्रक्रिया को लेकर काफी नाराज दिखे। जहां एक ओर जनपद पंचायत सभापति अनुसुईया नकपुरे ने बगदरा सीमेंट कंक्रीट रोड की सीसी जारी न को लेकर एसडीओ जीएल खरे को जमकर फटकार लगाई। इस दौरान एसडीओ से उनकी हॉकटॉक भी हुई। इस दौरान श्रीमती नकपुरे के द्वारा 15वें वित्त के ऐसे तहत पंचायतों को परफॉर्मेंस जारी राशि के जाने पर नाराजगी भी जताई, जिन्हें पूर्व में ही ऐसी योजना का लाभ मिल चुका है। हाँ, दो तीन महीने से एक मैटर चल रहा था। सीसी रोड हमारी बगदरा की कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी हम भी सीसी खरे सर को दे दिए थे। तो उन्होंने अभी तक सीसी जारी करके दिए नहीं। तो उनको पूछ रहे थे हम कि अभी तक क्यों सीसी जारी नहीं हुई। तो वो बोले कि नहीं, मैं नहीं देखता, ये काम मेरा नहीं है। वो बोल रहे थे, इसलिए ये मुद्दा सामने आया था। तो वही वो बोल रहे थे कि सरपंच सचिव को भेजाओ हमारे पास में। तो हमने बोले हम कोई नहीं है क्या? हम भी तो अपना काम खुद करा सकते हैं। हम भी तो जनप्रतिनिधि है, जनता की सेवा करने के लिए बैठे हैं। जब कोई काम अधूरा है तो सरपंच सचिव ने हमको बताया। तो हमारी जिम्मेदारी है कि मीटिंग में वो बात पूरा की हमने अपने हिसाब से। हाँ, वो अब इतनी देर कर रहे हैं तो वही उन्हीं का मकसद यही होगा कि सरपंच सचिव आए, हम उनसे राशि वासी ले, यही इच्छा होगी। तो मैंने बोली जाहिर करो, ये बात है। हाँ, वही ऊपर से चलता है सब कुछ, ऊपर से रहती मांग, तो इन लोग को माध्यम बनाते हैं, ऐसा रहता। इसकी एसडीओ सर की है, खरे सर की लापरवाही है। वही कोई बात को लेकर होगी, पर हमने बोले अगर जो बात हो तो खुल के हो जाए तो और बेहतर होगा। अगर पैसे वैसे की मांग भी हो तो आमने सामने बात हो जाए। जनपद उपाध्यक्ष जुगल मंबूरे ने ग्राम पंचायतों में विभिन्न निर्माण कार्यों को लेकर वेंडर के द्वारा रॉयल्टी बिल न दिए जाने पर नाराजगी भी जताई। 77 पंचायत में 2014 से आज तक 2021 तक के निर्माण कार्य हुए। इसमें ये कम से कम 100 करोड़ रुपए घपला है। कितने का है? 100 करोड़ रुपए का। अब पंचायत में जब निर्माण कार्य होते हैं तो निविदा बुलाई जाती है वेंडर के द्वारा। वेंडर को काम दिया जाता है टेंडर टाइप से। अब उनने लोहा का रेट दिया, सीमेंट का रेट दिया, रेत का रेट दिया, अन्य और चीजों का रेट दिया। तो इनने सब चीज का बिल लगाया। किसने? वेंडर ने और सब इंजीनियर ने और ई ने, ठीक है। लेकिन रेत तो घर में होती नहीं है, तो रेत का बिल कहाँ है? यहाँ इतनी बुरी तरह से घपला हुआ है जिसमें कहा नहीं जा सकता। कम से कम मेरे कार्यकाल में 100 करोड़ रुपए घपला हुआ है, और उसका फायदा किसी को नहीं मिला, सिर्फ वेंडर को मिला है। और इसमें गलती सब इंजीनियर और सभी लोगों की गलतियां हैं। और ये विषय बड़ा गंभीर विषय है कि वो जब शासन रॉयल्टी दे रहा है तो वो आपको लेना चाहिए। रॉयल्टी का कहीं उल्लेख नहीं है कि इसने फलाने आदमी ने रेत मैंने पहुंचाया 20 ट्रिप। तो 20 ट्रिप घर में थोड़ी पैदा हुई है। तूने लोहे का बिल दिया, सीमेंट का बिल दिया, अब रेत की रॉयल्टी कहाँ है? और वो शासन से कम 2500 रुपए उनने लिए। 2500 रुपए उनने रेत रॉयल्टी सहित, धुलाई सहित जगह तक पहुंचाने की 2500 रुपए लिए। आज से नहीं, 2014 से बिल लग रहा है। हम देखते हैं उसको। ये मामला कम। अब वो पैसा किसको गया? वेंडर को गया। जब वेंडर को गया तो वेंडर ने घर में थोड़ी बनाया रेत।
तो उससे अपना रॉयल्टी मांगे, उसका बिल मांगे। बिल तो ठीक है दिया, लेकिन रॉयल्टी कहाँ है? तो इतनी बड़ी शासन के जो बोलने का मतलब रॉयल्टी है, जो उनको राशि देना था सरकार को, इतना बड़ा घपला है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष पूरनलाल ठाकरे ने कहा कि ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर यह बैठक का आयोजन किया गया था, जहां पर जनप्रतिनिधियों के द्वारा विभिन्न प्रस्तावों पर अपने विचार रखे गए। उन्होंने कहा कि कुछ विषय को लेकर जनप्रतिनिधि नाराज भी दिखे, जिनके द्वारा योजनाओं की गति सही न होने पर नाराजगी जताई गई। आज जनपद पंचायत बालाघाट की सामान्य सभा की बैठक है और इस बैठक में जनप्रतिनिधि कोई नाराज नहीं हुए, परंतु कभी कभी रोष दिखाना भी जरूरी है, क्योंकि संबंधित कर्मचारी अधिकारी जो हैं समय पे काम नहीं करना और जनपद के प्रतिनिधियों की अवहेलना करना, इस कारण से थोड़ा सा उन पे थोड़ा सा रोष दिखाना भी जरूरी होता है कि समय पे हितग्राही मूलक काम हो जाए। बिल्कुल ये है कि अगर जिसका काम अगर नहीं होगा तो उसको तो भाई वैसा लगेगा ना कि भाई मेरी अवहेलना हो रही है, समय पे काम अगर नहीं हो रहा है तो। देखो अभी जो बाद में उसकी जो समीक्षा में हमने जो सब इंजीनियर से पूछा कि बगदरा में सीसी रोड बनी और उसका जो मूल्यांकन करके और उसकी जो सीसी मतलब एमबी जो है, मैडम का कहना था कि लगभग 6 महीना पहले, परंतु सब इंजीनियर ने ये बताया कि अभी लगभग 1 महीना पहले सरपंच सचिव के माध्यम से एमबी यहाँ आई है। हमारी जनपद सदस्य मैडम का कहना था कि लगभग 6 महीना पहले वो कंप्लीट होकर के भेज दिया गया है, पर नहीं कर रहे हैं। तो उन्हें ये बताया कि लगभग 1 महीना पहले सरपंच और सचिव ने वो मतलब एमबी यहाँ भेजे हैं। तो हमने उनको हिदायत दी उनको कि तत्काल उसको मूल्यांकन करके उसका सीसी जारी करवाएं। हाँ, वो इसी बात पे हक हुई थी इसमें। अब नियत समय अपन बोलेंगे 2-4-5 दिन में, अभी तत्काल उसका मतलब सीसी जारी करके और उसका मतलब काम को फाइनल किया जाए। जनपद पंचायत सीईओ गायत्री कुमार सारथी ने कहा कि बैठक में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच नोकझोंक एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जो भी प्रस्ताव रखे गए उन पर खुलकर चर्चा की गई। आज जनपद पंचायत बालाघाट के सामान्य जो प्रशासकीय समिति है उसकी एक बैठक रखी गई थी। उसमें हमारे जनपद पंचायत क्षेत्र में विभिन्न जो निर्माण कार्य चल रहे हैं या शासन की अन्य योजनाओं की गतिविधियां चल रही हैं, उनकी समीक्षा माननीय सदस्यों द्वारा की गई। और इसमें निश्चित रूप से ये लोकतंत्र है, तो निश्चित रूप से नोक-झोंक तो होती रहती है। कुछ कार्यों से माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं रहते हैं। उन्होंने जो भी अपनी समस्या बताई या जिस भी कार्यों में उन्होंने असंतुष्टि जारी की, उसका निराकरण कर दिया गया है और भविष्य में भी इस प्रकार सभी के सहयोग से कार्य किए जाएंगे। जी। एक माननीय सदस्य जी ने ये बात उठाई है कि रेत की रॉयल्टी जो वेंडर हैं उनके द्वारा दी जाती है कि नहीं दी जाती है। ये पंचायतों से जानकारी लेकर के कि उन्होंने किस वेंडर से रेत खरीदी है, ये हम लोग जानकारी मंगा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने रॉयल्टी दी है कि नहीं दी है, ये पता की जाएगी। किसी ने सच ही कहा है कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। ऐसी ही कुछ कहावत मंगलवार की सुबह बालाघाट रेलवे स्टेशन पर चरितार्थ हो गई, जब एक महिला का ट्रेन पकड़ने के दौरान जल्दबाजी में हाथ फिसल गया। तभी पास खड़े आरपीएफ के जवान ने तत्परता दिखाई और महिला के लिए वह देवदूत बन गया, जिससे समय रहते बड़ी अनहोनी होने से टल गई। यह पूरी घटना रेलवे स्टेशन में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिसने भी यह घटना प्रत्यक्ष या फिर कैमरे के माध्यम से देखा, वह दंग रह गया और बार बार आरपीएफ के इस बहादुर आरक्षक की तारीफ करते नहीं रुका। आपको बताया कि गोंदिया से कटंगी जाने वाली ट्रेन मंगलवार की सुबह करीब 10:30 बजे बालाघाट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जैसे ही पहुंची तो ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक महिला यात्री का पैर फिसल गया।
वहीं मौके पर तैनात आरक्षक कृष्ण मुरानी ने तत्परता दिखाते हुए महिला की जान बचा ली। आरक्षक ने ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में से उसे तत्काल बाहर खींच लिया। इस घटना के बाद महिला तत्काल वहां से रवाना हो गई, जिससे विषय में जानकारी कोई भी अब तक प्रकाश में नहीं आई है। हालांकि महिला के पास से यात्री टिकट मिला है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो महिला कटंगी जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर जैसे ही पहुंची, उसी दौरान महिला ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही थी। तभी उनका पैर फिसल जाने से वह प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक के बीच में आ गई, जिस पर आरक्षक के द्वारा तत्परता दिखाते हुए महिला को बचा लिया गया। राजस्व विभाग की जमीन पर पीढ़ियों से रह रहे गढ़ी के आदिवासी बैगाओं को बरसों बीत जाने के बाद भी जमीन का पट्टा प्रदान नहीं किया गया है। इस प्रमुख मांग को लेकर मंगलवार को आदिवासी बैगा परिवार कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने पट्टे की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। गढ़ी के लोगों ने बताया कि वह काफी वर्षों से राजस्व विभाग की जमीन पर झोपड़ी बनाकर निवास कर रहे, लेकिन आज तक उस भूमि का पट्टा उन्हें प्रदान नहीं किया गया, जिसके कारण उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से पट्टा प्रदान किए जाने की मांग की। समझिए पट्टा के लिए आए हैं हम। कब्जा 92-93 से बैठा था, तो वहाँ से पट्टा मांग के परेशान है। पट्टा के लिए जानकारी अपन बैहर तहसील में भी दिए हैं जानकारी, लेकिन अभी पिछले बार भी आया था यहाँ, तो आवेदन पेश नहीं हुआ कलेक्टर के पास। अभी पट्टा के लिए आवेदन। अच्छा, ये बताइए, जो जमीन पे आप लोग कब्जा किए हैं वो किसकी है? वन विभाग की वो है राजस्व डेयरी फार्म का जमीन है, तो राजस्व। लगभग कितने परिवार हैं वहाँ पर जो रह रहे हैं? 400 बहुत है वहाँ, कम से कम बैगा कितना लोग हैं? लगभग कितने? 70 है बैगा परिवार, बैगा। तो इसके पहले जमीन का पट्टा चाहिए। हम 92-93 को बसी करते हैं, तो हम देते हैं आवेदन, तो हमारे अभी तक सुनाई नहीं हो रहा है पट्टा का। लगता है कितने परिवार के लोग होंगे जी? 400 होंगे लगभग, 400 जनसंख्या। तो इसके पहले आवेदन दिए थे? हाँ। तो क्या बात हुई जिला प्रशासन? हो जाएगा करके बोले थे। अभी आज के दिन में आए थे, अगली मंगल, तो नहीं हो पाएगा करके बोले, इसलिए तो आज फिर आए हैं। जैसे पट्टा नहीं मिला तो किस प्रकार की दिक्कतें जा रही हैं? दिक्कतें जा रहे हैं ना जी, हमारे कुछ भी काम होता है तो मिलना चाहिए लाभ। हमारे यहाँ स्कूल। नगर में सक्रिय चोरों ने जनपद पंचायत बालाघाट से पंचायत समन्वयक अधिकारी की मोटरसाइकिल चोरी कर ली, तो तहसील कार्यालय के बाजू में खड़ी अधिवक्ता की मोटरसाइकिल भी चोरी कर ली। कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिलीप सांडिल्य अन्नपूर्णा मंदिर के सामने वार्ड नंबर 21 बालाघाट निवासी जनपद पंचायत बालाघाट में पंचायत समन्वय अधिकारी के पद पर पदस्थ है। 10 अक्टूबर जनपद पंचायत एवं न्यायालय की ओर से ग्राम पचपेड़ी थाना चांगोटोला में विधिक सहायता शिविर एवं जागरूकता शिविर में शामिल होने गए, लेकिन जब वो शाम को ऑफिस लौटे तो वहाँ उनकी मोटरसाइकिल नहीं थी। इस प्रकार 10 अक्टूबर को अधिवक्ता विशाल फुलसुंगे वार्ड नंबर 15 गोली मोहल्ला बालाघाट निवासी ने दोपहर 3:30 बजे अपनी हीरो होंडा मोटरसाइकिल तहसील कार्यालय के पास दुकान के बाजू में खड़ी की थी और वे अधिवक्ता संघ के बार रूप में चले गए थे। शाम 6:30 बजे जब वे वापस लौटे तो उनकी मोटरसाइकिल वहां पर नहीं थी। कोतवाली पुलिस ने पंचायत समन्वयक अधिकारी दिलीप सांडिल और अधिवक्ता विशाल फुलसुंगे के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 379 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। शक्ति की भक्ति का महापर्व नवरात्र अब अपने अंतिम चरण में है, जहां नवमी के बाद दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का दौर शुरू हो जाएगा, जिसकी तैयारी व्यापक स्तर पर शुरू हो चुकी है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जहां एक और प्रशासन के द्वारा एनजीटी नियमों का हवाला देते हुए विसर्जन टैंक तैयार किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विभिन्न दुर्गा पंडाल समिति और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन नदी की बहती धारा व स्वच्छ जल में किए जाने की बात पर अड़े। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जहां एक और प्रशासन के द्वारा एनजीटी नियमों का हवाला देते हुए विसर्जन टैंक तैयार किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विभिन्न दुर्गा पंडाल समिति और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन नदी की बहती धारा व स्वच्छ जल में किए जाने की बात पर अड़े हैं। इसमें जहां एक और प्रशासन मैनगंगा नदी, बड़े पुल के नीचे और मोती तालाब के नीचे विसर्जन कुंड बनाकर उन कुंड में ही प्रतिमाओं का विसर्जन करने की बात कह रहा है, तो वहीं हिंदू धर्म से जुड़े पदाधिकारी कुंड में प्रतिमाओं का विसर्जन न करने की बात कह रहे हैं। ऐसे में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान प्रशासन और हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों के बीच विवाद होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बताया कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए पदाधिकारी और प्रशासन के बीच गणेश प्रतिमा के विसर्जन को लेकर जमकर विवाद हुआ था और इस विवाद का असर कुछ दिनों तक नगर में देखने को भी मिला था,
जहां गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए वैनगंगा नदी में पहुंचे हिंदू धर्मावलंबियों के लोग नदी में बहते पानी में गणेश प्रतिमा का विसर्जन करना चाहते थे, तो वहीं प्रशासन प्रतिमा का विसर्जन कुंड में ही कराने की बात पर अड़ा था। वो कुंड की बात तो हमें जानकारी नहीं है। जो अपनी बैठक हुई थी आपदा प्रबंधन की, उसमें कुंड वगैरह की बात आई नहीं। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि दुर्गा जी की मूर्तियां इतनी बड़ी होती हैं कि कुंड में विसर्जित नहीं हो सकती। अपन ने तो यह भी बोला था नगर पालिका को, सीएमओ भी बैठे थे कि आप क्रेन की व्यवस्था करें, और क्रेन की बात भी हो गई थी कि भाई क्रेन रखेंगे। अंदर किसी को नीचे जाने की जरूरत नहीं है, क्रेन से उसको विसर्जन होगा दुर्गा जी का। नीचे उतरने जनता को नहीं दिया जाएगा, लेकिन ऊपर से क्रेन के द्वारा उसको विसर्जित करेंगे, ये बात तय हुई थी। अरे जैसे मोती तालाब के पास में जो कुंड है, दुर्गा जी की मूर्तियां उसमें विसर्जित कैसे हो सकती है बताओ? संभव नहीं है ना। मुझे नहीं लगता है कि प्रशासन से, हालांकि उस दिन की घटना अपने बैठक के बाद कोई बातचीत मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा कुंड में विसर्जन का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि दुर्गा जी की मूर्तियां बड़ी बड़ी हैं भाई, 5-5, 6-6 फुट की मूर्तियां हैं, छोटी नहीं है ना। ये मूर्तियां कैसे कुंड में विसर्जित होंगी? मुझे नहीं लगता है कि कुंड में प्रशासन वो नहीं करेगा। नहीं, वो स्थितियां इस बार नहीं आएंगी, ऐसी स्थितियां ऐसी नहीं आएंगी, किसी प्रकार का वाद विवाद इस बार नहीं होगा, समझ बूझ के द्वारा। और ये बात प्रशासन भी समझता है कि दुर्गा जी की मूर्तियां हम कुंड में विसर्जित नहीं कर सकते। नहीं, हमारी बात प्रशासन से पहले भी, इसके पहले हो चुकी है। दुर्गा जी स्थापना के समय हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिए हैं इस विषय को लेकर कि स्थापना जो होगी बहते पानी और स्वच्छ पानी में होगी। और यहाँ पर जो प्रदूषण का सवाल है, तो हमारे यहाँ जो मूर्तियां बनती है शुद्ध मिट्टी की बनती है, तो प्रदूषण का सवाल ही नहीं उठता हमारे यहाँ। और पिछले बार हमने देखे गणेश जी के समय में कुंड में जो विसर्जन हुए थे, वो मूर्तियों की क्या दशा थी। तो ऐसी दशा न हो, हमारी आस्था का खिलवाड़ न हो, आस्था के साथ हमारी ऐसी स्थिति न बने जैसे पिछले बार कुंड में जहां अपन देखे गणेश जी पानी निकलने के बाद कैसी स्थिति थी वहां पे। नहीं, प्रशासन से हमारी मांग भी है विश्व हिंदू परिषद की ओर से, और पहले भी हमने ज्ञापन दिए हैं, और इसके बाद भी हम नदी में ही स्वच्छ पानी में ही मूर्ति विसर्जन को लेकर उनसे मांग रखेंगे और बहते पानी में ही करेंगे हम विसर्जन। एसडीएम केसी बोपचे ने बताया कि प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए मुख्य रूप से वैनगंगा नदी के बड़े पुल के नीचे विसर्जन स्थल बनाया गया है। वहीं विसर्जन के लिए दूसरी व्यवस्था मोती तालाब के नीचे कुंड बनाकर की गई है। इसके अलावा इन दोनों ही स्थानों पर तमाम प्रशासनिक व्यवस्था की जा रही है। विसर्जन दुर्गा दशहरे में उसके दूसरे दिन तक होगा, और विसर्जन के लिए मुख्य रूप से जो हमारा जो वारासिवनी रोड पर पुल है उसके नीचे जो विसर्जन स्थल बना हुआ है वहां होगा, और दूसरा मोती तालाब के नीचे एक दूसरा विसर्जन स्थल बना है। यहाँ पर सभी प्रकार की आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं, और जो पारंपरिक रूप से जो रावण दहन होता है वो उत्कृष्ट विद्यालय के ग्राउंड के मैदान में हुआ। नहीं, ऐसी नहीं, क्योंकि जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में ये सब डिसाइड हो चुका है कि जो एनजीटी के जो निर्देश हैं उसके तहत ही प्रशासन विसर्जन की व्यवस्था कराता है। और मेरा अनुरोध है कि माने सभी समितियों को इसको मानना भी चाहिए और प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। देखिए, नदी में विसर्जन एक प्रदूषण फैलाता है, और एनजीटी के निर्देश स्पष्ट हैं कि डायरेक्ट नदी में से इस प्रकार का विसर्जन ना किया जाए। तो प्रशासन द्वारा भी अलग कुंड की व्यवस्था की गई है और वहां पर विसर्जन होगा।
ग्रामीण थाना के अंतर्गत लिंगा रोड ग्राम नेत्रा के पास हाईवा क्रेन की ठोकर से एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक व्यक्ति शेर सिंह मरावी 43 वर्ष ग्राम नाहरवानी थाना हट्टा निवासी है। ग्रामीण पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 अक्टूबर को 1 बजे करीब शेर सिंह ग्राम लिंगा की ओर से पैदल ही नेत्रा की ओर जा रहा था। हाईवा क्रेन भी लिंगा से नेत्रा की ओर जा रही थी। तभी नेत्रा के पास तेज रफ्तार हाईवा क्रेन की ठोकर से शेर सिंह की मौत हो गई। राहगीरों ने मृतक की पहचान शेर सिंह मरावी ग्राम नाहरवानी निवासी के नाम से की गई। आज थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नेत्रा में एक्सीडेंट हो गया जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तत्काल पुलिस घटनास्थल पहुंची। गांव वालों से पूछताछ की गई तो गांव वालों से पता चला कि एक क्रेन वाले ने पैदल चलते आदमी को ठोकर मारकर घायल कर दिया है, जिसकी स्पॉट पर ही मृत्यु हो गई। मृतक शेर सिंह पिता कोंदू गोंड उम्र 43 साल नेहरवानी थाना हट्टा का रहने वाला है। उसकी पंचनामा कार्रवाई कर पीएम करवाया जा रहा है और ड्राइवर और जेसीबी को राउंड अप कर लिया गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।